वेलकम टू द चैनल जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम अपने इडियम्स एंड फ्रेज को शुरू करने वाले हैं। एंड आई होप आप लोगों ने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी, खूब ढेर सारे पटाखे पटाखे छोड़े होंगे, खूब ढेर सारे मिठाइयाँ खाई होंगी एंड साथ ही साथ खूब एंजॉय किया होगा। और साथ ही साथ हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रे करा है सर के लिए, और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, जल्दी से सर ठीक हो जाएं, जल्दी से हमारी क्लासेस चलना शुरू हो जाएं, आप लोगों की क्लासेस अच्छे से चलना शुरू हो जाएं, आप लोग अच्छे से उनको फेस करो, देखो क्या हुआ था। सर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे उस चीज से रिलेटेड। ठीक है, सो प्लीज अभी अवेयर रहिए, ये कोई हल्की चीज नहीं है। काफी जिस तरह से सर से बात हुई है वो काफी मतलब बहुत खराब चीज है, इसलिए आप उससे अवेयर रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और साथ ही साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहली बार जुड़े हैं उन लोगों के लिए ये एक व्हाट्सएप नंबर है जिसपे वो अपना नाम और अपनी पोस्ट को सेंड कर सकते हैं, जिससे उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जो भी उनको जरूरत होगी, जैसे कि वैकेंसी कब आती है, वैकेंसी में क्या क्या प्रोसेस होती है, वैकेंसी आने से लेकर के आपके टीचर बनने के बीच में बहुत सारी प्रोसेस होती है। आपको एग्जाम देना होता है, आपको इंटरव्यू क्रैक करना होता है, तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए सर के पास अच्छे से प्लान्स हैं। तो यहाँ पे आप अपना नाम और नंबर सेंड कर करके जुड़ सकते हो हमारे इस कैंपेन से, हमारे इस अभियान से। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बट माइंड इट, हमने लास्ट सेशन में इडियम्स एंड फ्रेज के आपके कुछ एक्सरसाइजेस दी थी, उन एक्सरसाइजेस को पहले करेंगे, जिसमें मैंने आपको 4 एक्सरसाइजेस दी थी। ठीक है, थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है इसलिए थोड़ी सी आवाज आपको अजीब लग रही होगी, बट मैं आपको बताऊं कि 4 एक्सरसाइजेस दी थी। उन चारों एक्सरसाइज का पहले हम आंसर देखेंगे, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। एंड लास्ट में मैं फिर आपको 4 एक्सरसाइज दूंगा, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड साथ ही साथ फॉर योर मोर डिटेल मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि हमारी प्लानिंग कैसे चल रही है। जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो देख भी सकते हैं कि हम हफ्ते के 2 दिन इंग्लिश की क्लास को लेते हैं, 2 दिन आपकी साइंस की क्लास चलती है एंड एक दिन आपकी टेस्ट की क्लास चलती है। सो लास्ट वीक में दिवाली के होने की वजह से ये टेस्ट वाली क्लास तो चल नहीं पाई थी। सो नेक्स्ट वीक में यानी इस वीक में जो हमारा चल रहा है इसमें आपके टेस्ट होंगे। सो अच्छे से तैयार कीजिएगा। एंड मैं आपको बता भी दूं कि हम साइंस के टेस्ट को लेंगे, सो आप लोग पूरा साइंस तैयार कीजिए, आपके पास पूरा चांस है अभी 5 6 दिन का। सो गेट रेडी फॉर दिस एंड स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया था, ग्रॉस विडो किसे कहते हैं। तो विडो मीन्स तो आपको पता ही है कि विधवा होता है, लेकिन ग्रॉस जो ग्रास विडो है इसे किसे कहते हैं, इसका मतलब होता है कि ऐसी स्त्री या ऐसी विवाहित स्त्री जिसका पति क्या हो, दूर हो। ठीक है, एक ऐसी विवाहिता जिसके पति उससे दूर हो, उसे हम कहते हैं ग्रॉस विडो। इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वुमेन हु इज डाइवोर्स्ड डाइवोर्स्ड और लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड। ठीक है, मतलब देखो, जो डाइवोर्स से हो के अपने पति से अलग हो जाए, जो डाइवोर्स के कारण अपने पति से क्या हो जाए, अलग हो जाए। या दूसरा है कि जो दूर रहती हो अपने पति से, उसे हम कहते हैं ग्रॉस विडो। मतलब उसका पति तो जीवित है लेकिन वो अपने पति के साथ नहीं रहती है, सीधी बात है। ठीक है, या उसका पति उसके साथ नहीं रहता है, तो उसे हम कहते हैं ग्रॉस विडो। क्लियर? बहुत सारे लोगों ने एक आंसर भी बहुत अच्छे से दिए थे। अच्छा, फिर ये देखो, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक्सरसाइज देते समय ही बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कीजिएगा। इसको दिया गया ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम, ग्रीस आप सुने हो, ग्रीस आप बहुत अच्छे से सुने होंगे। जैसे साइकिल का चैन देखे हो, जो साइकिल की चेन होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जब वो जाम चलती है या वो अच्छे से चल नहीं पाती है तो उसको चलाने के लिए ग्रीस का यूज किया जाता है। तो ग्रीस का मतलब क्या होता है, अपनी हथेली पे अगर आप ग्रीस लगा रहे हो, इसका मतलब हथेली को सरकने के लायक बना रहे हो। या सीधी सीधी भाषा में हम कह सकते हैं इसको रिश्वत लेने से संबंध होता है। ठीक है, तो याद करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप उसके काम को, जैसे मान लो कि मैं आपके साथ आपके पास कुछ काम करवाने गया, तो आपने क्या कहा कि मेरी हथेली पे कुछ ग्रीस लगा दो जिससे ये फाइल मैं आगे सरका दूं। समझ रहे हो, ग्रीस लगा देने का मतलब क्या हो गया कि आपने रिश्वत मांग ली किसी से जो भी आपके सामने काम करवाने आया है। ठीक है, तो ग्रीस द फार्म को रिश्वत देना आप ऐसे याद कर सकते हो, रिश्वत देना याद रखिएगा, देना लिखा है यहाँ पे, लेना नहीं लिखा है। ठीक है,
तो इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टू ब्राइब। ठीक है, टू ब्राइब मतलब रिश्वत देना। याद रखिएगा इस चीज को, रिश्वत देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन रूम का मतलब क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अगर आप लोग मूवीज देखे होंगे, एक मूवी आई थी बाहुबली, कभी आप भूलोगे नहीं जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं। ठीक है, एक बाहुबली मूवी आई थी। इस मूवी को अगर ध्यान से देखो तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई गई हैं। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मूवी बहुत शानदार थी। मैं खुद 3 बार देखा हूँ इस मूवी को थिएटर में जाके। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम तीनों स्टेजेस पे जाके देखा। ठीक है, तो शानदार थी। बट इस मूवी को जब ध्यान से देखोगे तो आपको साइंटिफिकली एक चीज नोटिस करने के लिए मिलेगी, वो ये है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो नॉर्मली पॉसिबल ही नहीं होती। ठीक है, मतलब कि उनको करने के लिए ये लोग ने क्या यूज किया है, टेक्नोलॉजी यूज किया है। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि एक चीज होती है जहां पे क्रोमा होता है। ठीक है, क्रोमा का मतलब क्या होता है, इमेजिन करना, अगर आप किसी मग से पानी गिरा रहे हो, ठीक है, और वो क्रोमा के अंदर हम शूट करें। क्रोमा का मतलब क्या होता है, क्रोमा का मतलब होता है ऐसा कमरा जिसके अंदर उसके जो 6 पार्ट होते हैं, यानी उस कमरे के जो 6 दीवारें होंगी। आप अगर किसी कमरे में बैठ के वीडियो देख रहे हो तो देखो, उसकी 4 दीवारें होती है, एक छत होता है, एक फर्श होता है। तो जिसकी 6 दीवारें हरे रंग की हों उसे बोलते हैं क्रोमा। एंड याद रखना, वहां पे एक्टर्स अपनी एक्टिंग को करते हैं या अपने सेटअप को यूज करते हैं। ठीक है, तो ग्रीन रूम का मतलब क्या होता है, अभिनेता का भेष भेष का कमरा जहां पे वो अपनी वेशभूषा को बनाते हैं। अलोंग इन अ थिएटर और अ स्टूडियो फॉर द परफॉर्मर्स टू गेट रेडी, जहां पे जो परफॉर्मर्स होते हैं किसी थिएटर में वो रेडी होते हैं, उसे बोलते हैं हम ग्रीन रूम। तो आपको कभी नहीं भूलेगा, क्रोमा पूरा का पूरा ग्रीन होता है। एंड ग्रीन से आपको याद आ जाएगा कि ये सारी की सारी चीजें किससे रिलेटेड है, परफॉर्मर से, या कह सकते हो एक्टर्स से रिलेटेड है। तो आपको पूरा याद आ जाएगा कि ये क्रोमा और ग्रीन रूम क्या होता है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, खास करके सेकंड नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीस द पाम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दिया गया था ग्रिस टू वंस मिल, तो इसको क्या बोलते हैं, खाने से सॉरी फायदेमंद से संबंधित होता है। मतलब एक सीधी चीज है कि अगर आप जैसे मिड डे मील का नाम सुने हो, अगर उस मिल से भी आप कनेक्ट कराओ तो इसका मतलब होता है कि हम किसी के खाने को खा गए, मतलब आपका फायदा हो जाए। समझ रहे हो, किसी के खाने को खा गए मतलब क्या हो गया, फायदा हो गया। तो इस चीज से भी आप याद कर सकते हो, समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर समवन, सॉरी, समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज। जो ऐसी चीज जो किसी के फायदे के लिए, ठीक है, यूज की जाती है, या ऐसी चीज जो कोई अपने फायदे के लिए किसी की चीज को यूज कर लेता हो, उसे बोलते हैं ग्रिश टू वंस मिल। चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं। हाई लिविंग का मतलब क्या होता है, सिंपल है कि जो बहुत ऐसो आराम की तरह जिंदगी जीते हो उन्हें बोलते हैं हाई लिविंग। जैसे बोलते हैं ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये था। ऐसा नहीं था कि हाई लिविंग था, सिंपल थिंकिंग थिंकिंग ऐसा नहीं है। तो हाई लिविंग का मतलब सिंपल हो गया कि जो ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं उन्हें बोलते हैं हम हाई लिविंग। से बोलते हैं लिविंग विथ कंफर्ट एंड इजी, मतलब कि जो आराम से और इजी तरीके से लाइफ को जीना चाहते हो उसे बोलते हैं हाई लिविंग। तो इसे तो याद करने की कोई जरूरत नहीं थी। हिट बिलो द बेल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसी चीज आपको समझाने वाला हूं कि कभी भी आपको भूलेगा ही नहीं कि ये है क्या। ध्यान देना, हिट का मतलब होता है मारना, बिलो द बेल्ट, बेल्ट कहां पे होती है, बेल्ट होती है हमारे कमर पे। ठीक है, अगर आप देखोगे कि बेल्ट कहाँ पहनी जाती है तो आपको आइडिया लगेगा कि बेल्ट हमारे कमर पे पहनी जाती है। अब होता क्या है, महाभारत अगर आप लोग देखे हो, ध्यान से सुनना मेरी कहानी, महाभारत अगर नहीं भी देखे हो तो कहीं ना कहीं सुने जरूर होगे। एक महाभारत हमारे देश की बहुत बड़ा ग्रंथ है। और इसमें लिखा गया था कि दुर्योधन एक कैरेक्टर था, दुर्योधन नाम का एक कैरेक्टर था, जिसको किसने मारा था, जिसको भीम ने मारा था। भीम ने कैसे मारा था, इसकी कमर को तोड़ के, दुर्योधन की कमर को तोड़ के। लेकिन पता है, भीम ने वो एक कह सकते हो कि वो रूल के अपोजिट जाकर के उसको मारे थे। जैसे गदा युद्ध ये दोनों खेलते थे, दोनों कौन सा युद्ध खेलते थे, गदा युद्ध। तो गदा युद्ध का पहला रूल था
कि आप कमर के नीचे के किसी भी हिस्से पे नहीं मार सकते हो। और जब भीम दुर्योधन को मार रहे थे तो दुर्योधन का ऊपर का पूरा शरीर वज्र का बन गया था सिवाय कमर को छोड़ के, ठीक है। इसीलिए भीम को मजबूर होकर के कहा मारना पड़ा, बिलो द बेल्ट, ठीक है, कमर के नीचे। तो इसी तरह से आप याद कर सकते हो कि भीम ने क्या किया था, नियम का उल्लंघन किया था। यानी हिट बिलो द बेल्ट का मतलब ही हो जाएगा कि नियम का उल्लंघन करना या गलत तरीके से प्रहार करना। तो कभी भी आप भूलोगे नहीं अगर आप ये कहानी याद रखोगे। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब हो जाएगा गलत तरीके से प्रहार करना। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टू स्ट्राइक अनफेयरली। सिंपल सा है, मैंने आपको बताया समझाया। आई थिंक आपको याद हो गया होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आता भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे सामने हमारा अगला आता है 7वां नंबर, हिट द जैकपॉट। ये तो बड़ा फेमस सा है, ये सबको याद भी होगा। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि किस्मत खुल जाना, ठीक है। तो इसको बोलेंगे बड़ी कामयाबी मिलना। जैकपॉट का मतलब ही होता है बड़ी कामयाबी। चलिए इसको इंग्लिश में बोलेंगे गेनिंग अ बिग, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट लेना, गेन करना, ठीक है, उसे बोलते हैं हिट द जैकपॉट। चलिए आगे देखते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना, इंपॉर्टेंट डाल के। हिट द नेल मतलब किसी के सिर पे नाखून मार देना। इन द सेंस को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सही समय पे सही बात या कार्य करना, ठीक है। जैसे उसके सिर पे नाखून मार देना का मतलब होता है उसको याद दिला देना कि बेटा यही टाइम है, आप इस चीज को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। इसकी वजह से हिट द नेल ऑन द हेड को बहुत अच्छे से याद करो, टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम, सही समय पे सही चीज करना, ठीक है। अगला देखते हैं हॉब्सन्स चॉइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने का मैं बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। आप बहुत ज्यादा केसेस अभी सुने होंगे, बहुत सारे हमारे देश में केसेस हुए हैं रिलेटेड टू रेप। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं याद करने का। ये क्यों, ये जो बहुत गंदी चीज है, ये क्यों स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होने का सबसे बड़ा रीजन है हवस, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हो, इस वर्ड से याद रख सकते हो हॉब्सन्स चॉइस। मतलब ये काफी गंदे सेंस में आएगा अभी इसका आंसर। जैसे लिया गया है ना, कोई विकल्प ना होना। अब जिनको ये सवार हो जाता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, मतलब कोई चॉइस ही नहीं होती है, ठीक है। तो उसके लिए चॉइस नहीं होती है और इसी की वजह से इसको याद कर सकते हो, नो अल्टरनेटिव, कोई चॉइस नहीं होती है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने 10वां आता है, दिया गया होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, होल का मतलब क्या होता है, होल, इस होल का मतलब होता है छेद, कॉर्नर का मतलब कोना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं गुप्त नीति, ठीक है, या सीक्रेट पॉलिसी, सीक्रेट पॉलिसी, ठीक है। ये पुराने जमाने में जब हिस्ट्री हिस्ट्री आप पढ़े होगे तो वहां पे ये वाली चीजें बहुत यूज होती थी। मतलब होल या कॉर्नर पॉलिसी जो होती है वो क्या होती है, पुराने जमाने में हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो जब आप पॉलिसीज के बारे में पढ़ोगे, जितने भी एम्परर हुए हैं या जितने भी राजा महाराजा हुए हैं उनकी पॉलिसी पढ़ोगे, तो कुछ ना कुछ एक ऐसी नीति रखते थे वो, जो सीक्रेट पॉलिसी के फॉर्म में रहती थी। उसी को होल एंड कॉर्नर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा अपने टेक्स्ट बुक में जो भी आप नोट कर रहे हो, ठीक है। अगला देखते हैं। तो हमारे सामने अगला आता है यू एंड क्राई। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा यू एंड क्राई का क्या मतलब होता है। यू एंड क्राई का मतलब होता है चिल्लाना या हल्ला करना, मतलब शोर मचाना, इन द सेंस आप कह सकते हो खुशी की वजह से, ठीक है। जिसे बोलते हैं एनी लाउड पब्लिक आउट क्राई, ठीक है, मतलब बहुत पब्लिकली अगर आप किसी चीज पे चिल्ला रहे हो या शोर मचा रहे हो तो उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, यू एंड क्राई बोलते हैं। क्लियर। तो इस तरह से दोस्तों हमारा 11 नंबर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है हर्ष मनी, थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, डोंट माइंड इट। हर्ष मनी का मतलब क्या होता है, किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिया जाने वाला पैसा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि किसी चीज को पुश करने के लिए, ठीक है, यानी दबाने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसे ही हम बोलते हैं हर्ष मनी, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो।
मतलब हो गया मनी गिवन टू समथिंग सीक्रेट, किसी चीज को सीक्रेट करने के लिए या उसको गुप्त रखने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसे बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आता है इन अ नट सेल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। इन अ नट सेल का मतलब क्या होता है? नट सेल का मतलब होता है संक्षेप में यानी शॉर्ट फॉर्म में, आप बता दो किसी चीज को। ठीक है, तो याद रखना, अब ये चीज तो आपको भूलनी ही नहीं चाहिए। इन अ नट सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता भी है। इन वेरी ब्रीफ फॉर्म, मतलब बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही शॉर्ट में आप बता दो, उसे बोलते हैं इन अ नटसेल। अच्छा, इन ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला, बहुत बार पूछा भी जाता है। इन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित में, किसी चीज को लिखित में देना, यानी आप कह सकते हो कि उसको रिटन में प्रोवाइड कराना। ठीक है, इसका मतलब हो गया इन प्रिंटेड और रिटन फॉर्म, किसी भी चीज को लिखित में देना या प्रिंट फॉर्म में देना, उसे बोलते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन फुल स्विंग, यानी फुल स्विंग का मतलब ये होता है कि फुल मोशन में, ठीक है, पूरे जोरों पर। याद रख लो, फुल मोशन में यानी कि वो अपने फुल फॉर्म में है, फुल मोशन में है, उसे हम बोलते हैं एट हाइट ऑफ एक्टिविटी, मतलब जो आप काम कर रहे हो उस पे, उसके आप सबसे टॉप पे पहुंच चुके हो, इसे बोलते हैं इन अ फुल स्विंग। समझ रहे हो? जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो या आप इडियम्स एंड फ्रेज पढ़ रहे हो, आपसे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा रहा है, तो आप उसका आंसर कर दे रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको कहा जाता है इन अ फुल स्विंग, कि जो लड़का है, जो बच्चा है, वो क्या है, फुल स्विंग में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये इस पेज पे तीनों आपने देखा। नट सेल मतलब शॉर्ट फॉर्म, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखित में। आई थिंक इसको लिखने, इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक की जरूरत भी नहीं है। इन्हें फुल स्विंग को भी याद करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है। अगला देखते हैं, इन इन द ब्लूज, तो इसको याद करने के लिए दुख या संताप में, इन द ब्लूज का मतलब होता है दुख या संताप में, इसको याद करने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। देखिए, जब आपको कहीं कभी आप हर्ट हो गए या आपको चोट लग गई, तो जहां पे खून जम जाता है, जहां पे ब्लड क्या हो जाता है, ब्लड का जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, वो जम जाता है, तो उसके किनारे किनारे ब्लू कलर की चीजें बन जाती हैं। मतलब क्या होता है, जब ब्लड जमेगा या हर्ट होगा तो आपको दुख होगा। ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं इन द ब्लूज, ऐसे आप याद रख सकते हो। इन डम्स डिप्रेस्ड, मतलब वहां सिंपल सी बात है कि भाई वो इंसान क्या हो जाएगा, डिप्रेशन में हो जाएगा। समझ रहे हो? तो उसे बोलते हैं दुख या संताप। अगला दिया गया है इन द लॉन्ग रन, इसको हम कहते हैं अंततः यानी फाइनली, मतलब बहुत दूर तक आप दौड़ते दौड़ते गए, फिर आपको फाइनली एक डेस्टिनेशन मिला जहां से आपको पता चला कि ये चीजें ऐसे चलती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जगह केवीएस की प्रिपरेशन के लिए ढूंढ रहे थे, बट उनको फाइनली एक यूट्यूब चैनल मिला द जोरावर क्लासेस, जिससे उनको पता चला कि हाँ, यहाँ पे केवीएस की प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे तरीके से कराई जाती है। और वो इन द लॉन्ग रन यानी अंततः फाइनली उनको पता चल गया ये चीजें, कि कहाँ से वो पता कर सकते हैं, अल्टीमेटली उनको पता चल गया। ठीक है, आइए 18th नंबर देखते हैं। इन द निक ऑफ टाइम, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ठीक समय पर। ठीक समय पर उसको कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इन द निक ऑफ टाइम, ठीक समय पर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी कि जो आपका एकदम लास्ट मोमेंट पे आप चीजों को सही कर रहे हो, या लास्ट टाइम पे आप सही कर रहे हो, उसे बोलते हैं इन द निक ऑफ टाइम। चलिए लास्ट 19 नंबर देखते हैं। इन द सेम बोट, यानी कि एक ही तरह की हालात में या एक ही तरह की नाव में लोग बैठे हुए हैं, तो इसे बोलते हैं एक ही तरह की हालात या एक ही तरह के नाव में बैठे हुए हैं। यानी सेम बोट में अगर आप रहोगे तो भाई जो उस बोट पे दूसरों के साथ होगा वही आपके भी साथ होगा, है ना? तो इसलिए कहा जाता है कि एक ही तरह के नाव में एक ही दिशा में बहने से अच्छा है अपना कुछ की खुद अलग कोई डायरेक्शन बनाओ और उस दिशा में चलना शुरू करो। इन द सेंस, ये मतलब नहीं है कि आप सब केवीएस कर रहे हैं तो आप केवीएस करना छोड़ दो। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो लोग कर रहे हैं अगर वही काम आप करोगे, जैसे मान लो लोग क्या कर रहे हैं, लोग 2 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना,
लोग 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ने वाला कितना ला रहा है? मान लो 100 नंबर ला रहा है, ठीक है। तो जब आप भी 2 घंटे ही पढ़ोगे तो आप कितना ला सकते हो? 100 ही ला सकते हो। लेकिन उस 2 घंटे को पढ़ने के तरीके को अगर आप बदल दो, टाइम आप नहीं बदल रहे हो, आपने क्या किया, आपने उस 2 घंटे के पढ़ने के तरीके को बदल दिया। अब ये 100 नंबर कैसे पा रहे हैं? 100 भी पा जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। इनका व्हाट्सएप ऑन रहता है, इनका फेसबुक ऑन रहता है, इनका ट्विटर पे अकाउंट होगा, नहीं तो सबसे ज्यादा तो फेमस इंस्टाग्राम, पता नहीं कौन कौन से ग्राम, इंस्टाग्राम, किलोग्राम, है ना। तो हर जगह अकाउंट ऑन है और उसी 2 घंटे में पढ़ भी रहे हैं। उसी 2 घंटे में मैं ऐसा किसी को नहीं बोला कि ये पास फेल हो जा रहे हैं। देख लो, मैं 100 नंबर दिलाया हूँ, बहुत अच्छी बात है अगर इतना करके 100 नंबर आ जाए। और वही दूसरा बंदा है जो 2 घंटे को पूरा यूटिलाइज कर रहा है, तो उसका क्या हो गया? 120। ठीक है, सेम कंडीशन में है। बट कहा जाता है ना, विनर कुछ अलग चीजें नहीं करते हैं, विनर चीजों को अलग ढंग से करते हैं। मतलब जो भी विनर होगा, जो विजेता होता है, वो वही काम करता है। भाई पेपर आप भी दे रहे हो, पेपर वो भी दे रहा है, पढ़ाई आप भी कर रहे हो, पढ़ाई वो भी कर रहा है, लेकिन उसके पढ़ने का ढंग अलग होगा। अब इन द सेंस, अब जितने भी लोग अभी आप लोग देख रहे हो या पढ़ रहे हो या नोट बना रहे हो, ये सारे लोग, आप लोगों के पास जब नोटिफिकेशन आ जाएगी उस टाइम पे इन सब चीजों की कोई टेंशन नहीं रहेगी। फिर आप हमारे साथ भाग सकते हो, मॉक टेस्ट ले सकते हो। और जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तो जो लोग उस समय नींद से खुलेंगे या नींद से जागेंगे, उनके पास केवल और केवल एक ऑप्शन है कि वो मेरे साथ सिर्फ मॉक टेस्ट ले सकेंगे और कुछ नहीं ले सकेंगे। तो उनसे वो वहां से क्वेश्चंस को रट सकते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन आप रट के केबीएस में पास हो सकते हो, बिकॉज ये यूपी गवर्नमेंट की वैकेंसीज या अदर गवर्नमेंट की स्टेट लेवल की वैकेंसीज नहीं है कि जहां पे जीके जीएस उठा के पूछ लिया जाता है। फिजिक्स आती है अच्छी खासी लेवल की, केमिस्ट्री आती है अच्छे लेवल की, मैथमेटिक आती है अच्छे लेवल की, तो आपको इतने आसानी से ये चीजें नहीं मिलने वाली हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट आपका बहुत 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 क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये सेम वर्ड कभी भूलेगा ही नहीं। चलिए, अगला आता है इन वोग। तो इसको बोलते हैं प्रचलित, या कह सकते हो इन द करंट फैशन, या जो अभी आपके नए नए फैशन में है उसको। आइए आज का हम अपना एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज में पहला दिया गया है इन्स एंड आउट्स। इसका क्या मतलब होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आयरन हैंड या आयरन फिस्ट, इसका क्या मतलब होता है ये भी आप बताइए। इचिंग पाम, खुजली हो जो जैसे हथेली पे होती है, उसको क्या बोलते हैं। एंड इट्सी बिट्सी, इसको क्या बोलते हैं, इसको भी आपको कमेंट करके बताना है। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आए होंगी प्रॉपर तरीके से। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हम लोग अपने सेशन में 2 दिन अपने इंग्लिश की क्लास को ले रहे हैं, 2 दिन इंग्लिश की क्लास को ले रहे हैं, 2 दिन साइंस की क्लास को ले रहे हैं, एंड एक दिन हम अपना टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी से ही स्टार्ट हो जाओ। अब आप डिसाइड कर लो, आपको नोटिफिकेशन के बाद केवल मॉक टेस्ट लेना है या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्योंकि पेपर उठा के आप देख सकते हो, इतने होशियार आप हो, आपको कोई, देखो इस दुनिया में कोई किसी को मूर्ख नहीं बना सकता, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। सो इसीलिए आप लोगों को खुद आइडिया होगा कैसे चीजों को करनी है, कैसे नहीं करना है। फटाफट इसके आंसर मुझे दो कमेंट बॉक्स में। एंड हम लोग नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे ईडीएम फ्रेज के सेशन में, तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि क्या है इनके आंसर, आप लोग वहां से मिला भी लेना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।